आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों का, जिसमें आपको के मोरबी में एक बड़े हादसे ने रूप लिया है, जहां नमक के फैक्ट्री की दीवार गिरने से वजह से 12 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 15 से भी ज्यादा लोगों की मलबे के नीचे दबने से मौत होने की खबर सामने आ रही है। जहां जानकारी के मुताबिक गुजरात के हलवद जीआईडीसी में सागर सॉल्ट बनाने वाली कंपनी में नमक बोरी में भरने का काम चल रहा था। उसी वक्त अचानक कारखाने की दीवार गिरने की वजह से 12 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 20 लोग इस पूरे हादसे में फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मलबा हटाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि दबे लोगों को जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जा सके। घटना के बाद से मोरबी के जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे। फिलहाल हादसे में घायल हुए सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं इस घटना पर दुख जताते हुए पीएम मोदी ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है और इसके साथ ही पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया, जहां उत्तर प्रदेश में अब नए मदरसों को किसी तरह का अनुदान नहीं दिया जाएगा। योगी सरकार ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित करते हुए अखिलेश सरकार की पुरानी नीति को खत्म कर दिया है। तो अब नए प्रस्ताव के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर भी मदरसों को कोई राहत नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 16,461 मदरसे हैं। इनमें से 549 मदरसों को इस समय सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। तो फिलहाल नए मदरसों के लिए अब सरकारी मदद जो है वो नहीं की जाएगी। पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश जी, योगी कैबिनेट में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें अखिलेश सरकार की पुरानी नीति को अब खत्म कर दिया गया है। अब जितने भी नए मदरसे हैं उसमें सरकारी मदद जो है वो अब नहीं मिल पाएगी। क्या कहेंगे सर फैसले पर? ये हम अपने मदरसा शिक्षा को और अच्छा और बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जी। और एक क्वालिटी एजुकेशन हम अपने मदरसा शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं छात्र उन्हें दें और इसी दिशा में उठाया गया कदम है कि अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें उन्हें देना है जी। और आप देखिए लगातार हम मदरसा एजुकेशन को और अच्छा और उन्नत बना रहे हैं। आज मदरसे का बच्चा जहाँ दीनी शिक्षा हासिल कर रहा है, उसके साथ साथ वो जो है आधुनिक शिक्षा भी हासिल कर रहा है और इससे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। जी बिल्कुल। इससे वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ के राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो हमारा हर दिशा में यही प्रयास है कि हम अपने छात्रों को एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था दें ताकि उनके जीवन में और उन्नति और तरक्की हो सके। बिल्कुल, लेकिन वहीं योगी सरकार में ये बड़ा फैसला लिया गया, आप इस फैसले का सर स्वागत करते हैं? चूंकि मोहसिन रजा जी की भी अगर हम बात करें तो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि हम योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। जी, और हर मुसलमान और हर छात्र इसका स्वागत कर रहा है क्योंकि हम अपने इंफ्रा को डेवलप करने के लिए उसको और अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए इस दिशा में हम एक कदम उठा रहे हैं और लगातार हमारा प्रयास है कि हम अपने अल्पसंख्यक समाज को और अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे पाए और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में हम लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं और हर उन योजनाओं के माध्यम से सीधा लाभ हमारे समाज के सभी तबके को और खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज को हो रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। नए मदरसों को अब सरकार अनुदान नहीं देगी। हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा इस फैसले का स्वागत किए हैं। आपको सुनाते हैं कि मोहसिन रजा ने क्या कुछ कहा। आदरणीय योगी सरकार ने मदरसों को लेकर जो निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने अनाप शनाप मदरसों को बढ़ाकर क्वांटिटी तो बढ़ा दी थी, लेकिन क्वालिटी नहीं दे पा रहे थे मदरसों में। उसका काम आदरणीय योगी सरकार ने किया है। आज आधुनिक शिक्षा, कंप्यूटरीकरण किया है। माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। पिछली सरकारों ने ये जो मदरसे क्वांटिटी में बहुत ज्यादा हो रहे थे, जिनको अनुदान दे रही थी, वो अपने लोगों को कहीं ना कहीं ओबलाइज करने का काम कर रहे थे। खास करके अगर सपा की सरकार देखी जाए, बसपा की सरकार देखी जाए, मदरसों में कोई क्वालिटी नहीं थी। अपने लोगों को खाली लाभ पहुंचाने के लिए मदरसे दिए जा रहे थे और उससे बहुत नुकसान भी हुआ है। आज हम एक स्तर की, अच्छे स्तर की पढ़ाई लेकर आ रहे हैं। आज हम डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का अवसर दे रहे हैं। आज हम IAS IPS बनने का अवसर दे रहे हैं। धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा, आधुनिकीकरण किया है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा फैसला, और पर्याप्त मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में। अब इससे ज्यादा मदरसों को अनुदानित करने की जरूरत नहीं है। फिर वही वाली बात हो जाएगी जो पिछली सरकारों ने की है। हम क्वालिटी पर काम कर रहे थे और वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को उससे लाभ पहुंचाने के लिए, प्रलोभन देने के लिए या मिसयूज करने के लिए मदरसों को अनुदानित कर रहे थे, जिसका सीधे तौर पर अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज को कोई फायदा नहीं मिल रहा था। आज बच्चों को इसका फायदा मिल रहा है। पर्याप्त, जितने भी बच्चे उत्तर प्रदेश भर में पढ़ना चाहते हैं, मदरसे से निकलना चाहते हैं आगे, उसके लिए 562 मदरसे उत्तर प्रदेश में अनुदानित हैं और लगभग 9000 शिक्षक उसमें काम कर रहे हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़े स्वरूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रही है सरकार मदरसों को लेकर, और उसमें यह बहुत अच्छा कदम साबित होगा। इससे बच्चों की शिक्षा में और गुणवत्ता आएगी। आदरणीय योगी सरकार ने मदरसों को लेकर जो निर्णय लिया है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नक्सल प्रभावित नौगढ़ क्षेत्र पहुंची, जहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। और आपको बता दें कि सरकारी योजनाओं के लगाए गए स्टॉल का राज्यपाल ने अवलोकन किया है। 10 आंगनबाड़ी केंद्रों को राज्यपाल गोद भी लेंगे। वनाधिकार कानून के तहत वनवासियों को भूमि के दस्तावेज भी दिए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 10 आंगनबाड़ी केंद्रों को राज्यपाल गोद लेंगी। साथ ही वनाधिकार कानून के तहत वनवासियों को भूमि के दस्तावेज भी सौंपे जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला, ज्ञानव्यापी मस्जिद मामला लीगल कमेटी देखेगी। कानूनी तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड टेक ओवर करेगी ज्ञानव्यापी का मामला। और इस पर दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, सबको इस बात का इल्म है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों का एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म है और मुसलमानों के सिलसिले में जो भी मसाइल कानूनी नुक्ते नज़र से होते हैं, उनको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी पैरवी भी करता है। लिहाजा ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है कि वो अपनी लीगल कमेटी को लगाएगा और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी लड़ाई होगी, वो संविधान की रोशनी में, आइन की रोशनी में उसको लड़ा जाएगा। तो ये एक बेहतर कदम है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हम मुबारकबाद भी देते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो आगे आए और इस तरीके का जो नेशनल इशू बनाने की कोशिश की जा रही है उसकी पैरवी करें। और ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में हिफाजती इंतजामात आइन के नुक्ते नज़र से, संविधान के नुक्ते नज़र से जो भी हो सकते हों, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लड़ने चाहिए और कानूनी तौर पर मुसलमानों की पैरवी अदालतों में करने की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जरूरत है। ज्ञानव्यापी परिसर सुनवाई के बाद सियासत तेज हो गई है। सभी दल मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। आपको सुनाते हैं कि मायावती ने क्या कुछ कहा। मीडिया बंधुओं, बीएसपी का ये मानना है और कहना भी है कि देश में निरंतर बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व आसमान छू रही महंगाई आदि पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा चुन चुनकर व खासकर यहाँ धार्मिक स्थलों को
जो निशाना बनाया जा रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। इससे यहाँ कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। और अब आज़ादी के वर्षों बाद यहाँ ज्ञानव्यापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोर ही होगा। इस ओर भी बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ यह विशेषकर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम भी एक एक करके जो बदले जा रहे हैं, तो इससे अपने देश में शांति, सद्भाव व भाईचारा आदि नहीं बल्कि आपसी नफरत एवं द्वेष की भावना ही पैदा होगी। ये सब अति चिंतनीय है तथा इनसे देश की आम जनता व सभी धर्मों के लोग भी जरूर सतर्क रहें, क्योंकि इससे न देश का भला होगा न ही आम जनता का भला होगा। बीएसपी की देश व आम जनहित में ये सलाह भी है। दिल्ली में एमसीडी में फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को एमसीडी की टीम पूरे लौ लश्कर के साथ दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में पहुंची। हालांकि घंटों इंतजार करने के बावजूद एमसीडी की टीम को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। जानकारी के मुताबिक एमसीडी की टीम को पुलिस बल नहीं मिल पाने के कारण एमसीडी की पूरी टीम खाली हाथ ही वापस लौट गई। सुल्तानपुरी से पूर्व कांग्रेसी विधायक जयकिशन भी मौके पर पहुंचे और एमसीडी की इस कार्रवाई पर बीजेपी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। जयकिशन ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी एमसीडी की इस कार्रवाई से केवल राजनीति कर रही है। कौन सा अतिक्रमण है ये? कितना बड़ा अतिक्रमण, कितनी बड़ी इंक्रोचमेंट है? सरकार ने देखा, सरकार ने तो पहले दिल्ली सरकार भी चुप बैठ गई, भारतीय जनता पार्टी की सेंटर की सरकार भी चुप बैठ गई। 9-10 हज़ार झुग्गियों को जो रेलवे ट्रैक पर बसे हुए थे 50 साल से, उनके भी तोड़ने ऑर्डर कर दिए थे और सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना दिया था। तो दोनों सरकारें क्या कर रही थी उस टाइम पर? दोनों सरकारें सुप्रीम कोर्ट जाकर के बताया क्यों नहीं कि इन गरीबों को ना उजाड़ा जाए। 2007 से पहले की जो इंक्रोचमेंट है उसको इंक्रोचमेंट नहीं माना जाएगा, ये कानून है। 5 लाख लोगों को कांग्रेस की सरकार ने लाइसेंस दिए हैं रेडी पटरी वालों को ना उजाड़ा जाए, लेकिन ये सरकार कांग्रेस के फैसलों को पलट रही है और ये थोड़े दिन के बाद बिजली के कनेक्शन भी काट रही है और थोड़े दिन के बाद राशन को भी बंद कर रही है और पानी की तो दिल्ली में दुर्गति हो रही है, उसका खेल भी आप सब देख रहे हैं। कांग्रेस इसका पूरे तरीके से विरोध पर उतारू है। कांग्रेस को किसी हद तक भी जाना पड़ा तो कांग्रेस के लोग जाएंगे। केजरीवाल उनको आवंटित किया जाना था, वो अभी तक आवंटित नहीं हुए। नीयत खराब है। जब ये इंक्रोचमेंट हुई थी इन्हीं के अफसर जो है दलाली लेकर के गए थे और कुछ नीचे के तबके के दूसरे अधिकारी भी। और आज से 10 महीने पहले इसी रोड पर बीजेपी के आम पार्टी के एमएलए ने खुद खड़े होकर के डेमोलेशन कराई थी और सैकड़ों झुग्गियाँ तुड़वाई थी। और आज केजरीवाल किस मुँह से कह सकते हैं कि इन लोगों की हम मदद करेंगे? आपने ना रेलवे ट्रैक पर बचे हुए की मदद की, ना इनकी मदद कर रहे हो। अगर जो दम है केजरीवाल में, रिजाइन देना चाहिए। रिजाइन नहीं तो बड़ोदर के सामने लेटना चाहिए। 1,35,000 रुपया झुग्गी वालों से लेगा, झुग्गी वाले के पास बेटा 1,35,000 रुपये कहाँ से आएंगे? अगर जो इतने पैसे हों तो वो 50,000 रुपये में कहीं ना कहीं अनऑथराइज जगह में जाकर के 50 गज 25 गज का प्लॉट खरीद सकता है और छप्पर डाल करके बना सकता है। लेकिन सरकार की नीयत दोनों की खराब है। केजरीवाल साहब अगर जो बीजेपी को इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बीजेपी मतलब सबसे बड़ी अंग्रेज़ों जैसी सियासत करने में जुटी हुई है, तो केजरीवाल साहब आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटा रहे? आप अपने अधिकारों के लिए खटखटाते हो लेकिन गरीबों के लिए नहीं खटखटा रहे हो, किसानों के लिए नहीं खटखटाया, महिलाओं के लिए नहीं खटखटाया, युवाओं के नहीं खटखटाया।
एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात करते हो, 70% सीटें खाली हैं। आज दिल्ली की एजुकेशन जीरो हो गई है। और ये झूठा मक्कार मुख्यमंत्री दिल्ली से झूठ की गठड़ी बांधता है, गुजरात हिमाचल हरियाणा बेचने चले जाता है। इससे लोगों से बचने की अपील कर रहा हूँ। दोनों सरकारें मक्कारों की तरह काम कर रही हैं। केजरीवाल ने सत्ता से हट जाना चाहिए और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जा करके अपनी आवाज़ उठाएगी, गरीबों की आवाज़ उठाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी और उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पैरारिवलन की रिहाई का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने दोषी को दया याचिका के निपटारे से अधिक समय लिया है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार ने उसे रिहा करने का फैसला लिया है, लेकिन राज्यपाल ने फाइल को काफी समय तक अपने पास रखने के बाद राष्ट्रपति को भेज दिया है। इससे पहले 11 मई को हुई सुनवाई में केंद्र ने एजी की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजने के तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले का सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया था। शीना बोरा केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है। कोर्ट की तरफ से हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे दी गई है। दरअसल मुंबई पुलिस ने 25 अगस्त 2015 को बेटी शीना की हत्या के आरोप में मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। इस मामले पर ड्राइवर की गवाही के बाद मुंबई पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया था और इस मामले पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव, बी.आर. गवई और एएस बोपन्ना की बेंच में बताया था। इंद्राणी मुखर्जी 6.5 साल से हिरासत में हैं और इस मामले के मैरिट्स पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह मुकदमा जल्द ही खत्म नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने कहा है कि पीटर मुखर्जी पर लागू शर्तें इंद्राणी पर भी लागू होंगी। साथ ही सुनवाई के दौरान मुखर्जी की ओर से मुख्य अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में पेश किए थे और इसके साथ ही जमानत की दलील जजों की पीठ के सामने भी पेश की गई थी। 10 साल पहले घटित इस घटना में समय समय पर एक नया मोड़ आता जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे दी है, लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये केस जल्द खत्म नहीं होगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गुजरात के बड़े पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा है। इसमें उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर निशाना भी साधा। हार्दिक पटेल ने कहा कि जब देश संकट में था, कांग्रेस को नेतृत्व की जरूरत थी, तब हमारे नेता विदेश में थे। इतना ही नहीं, इस पत्र में हार्दिक पटेल ने कहा कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर हो, नागरिकता कानून, सीएनआरसी का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का हो या जीएसटी लागू करने का फैसला, देश लंबे समय से इसका समाधान चाहता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें सिर्फ बाधा बनने का काम कर रही थी। पंजाब के किसान गेहूं खरीद पर बोनस और 10 जून से धान की बुवाई शुरू करने को लेकर के समेत कई मांगों को लेकर चंडीगढ़ जाने से रोके जाने के बाद मंगलवार को चंडीगढ़ मोहाली सीमा के निकट धरने पर बैठ गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भगवत मान ने विरोध को अनुचित और अवांछनीय करार दिया है। उन्होंने पंजाब के घटते जल स्तर को रोकने के लिए राज्य सरकार का साथ देने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं। इससे पहले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री बुधवार तक प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक नहीं करते हैं तो वह अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन करने के लिए चंडीगढ़ की ओर बढ़ेंगे। मेरा किहड़ा पेटेंट राइट है कोई हवा दा। गुरु नानक साहब दा एक मैं वाक है उन्होंने बचाने की कोशिश कर रहा। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। कृपा करके 1 साल मेरा साथ दे के देख लो। जे घाटा पै गया मैं सरकार च मैं सारे घाटे पूरे कर दूंगा, पर यदा मतलब ये नहीं हैगा कि साडे कोल ट्रालियां तैयार खड़ियां ने जी
ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। बीबीएमबी का भी मसला वो कह रहे हैं कुछ ਸਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਓਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪੀਟਰ ਇੰਜਨਾਂ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਠੱਗੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪੇਟੈਂਟ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕੋਈ ਹਵਾ ਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ पानी पिता माता। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।